अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अपने 2027 के बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 2027 के लिए लाजमन प्रिपेयर करने चाहिए। सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम पूरे पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बजाय सिर्फ उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, यानी कि जिनके आने के चांसेस ना 90-100% है। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, ना सिर्फ मैं आपको सवाल बताऊंगी बल्कि हम उसके आंसर को भी ना अच्छे से समझेंगे। जहां डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहां डायग्राम बनाएंगे, जहां फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी वहां फ्लो चार्ट से हम समझेंगे। सही, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। राइट। तो बायोडाइवर्सिटी चूंकि आपका चैप्टर नंबर 3 था, तो अभी तो आपने अच्छा खासे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग से थोड़ा फेड हो चुका होगा ये चैप्टर, यानी वो भूलने लग गए होंगे। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर अच्छे से याद है? मतलब इसमें आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या क्या चीजें आपने इसमें डिस्कस की, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये चैप्टर पसंद आया, और जिनको नहीं भी पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सही। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। देखो, बायोडाइवर्सिटी नेम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। राइट। सो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बायो, ओके, एंड द सेकंड वर्ड इज डाइवर्सिटी। सो अगर हम बायो की बात करें तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा था बायो। बायो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बायो का मतलब होता है सिंपली लाइफ। राइट। और अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, या आप वैरायटी भी कह सकते हो। अब किसकी बात हो रही है, किसकी वैरायटी, किसकी वेरिएशन? लाइफ की, विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशन, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। अब किस तरीके से वैरायटी किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वैरायटी होती है। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग, हम एनिमल्स अगर हैं, हम जानवर हैं या हम इंसान हैं, तो क्या उसमें भी वैरायटी होगी? जैसे हम देखते हैं ना भाई, कपड़ों में वैरायटी है, ठीक है, कलर्स में वैरायटी होती है, डिफरेंट चीजों में वैरायटी होती है। सही है। तो क्या इंसानों में भी वैरायटी होती है, जानवरों में भी वैरायटी होती है? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। अब किस तरीके से होती है देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा हम इंसान या हम जानवर। हम जानवर क्यों कहा? क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हम ह्यूमन बीइंग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सुन के थोड़ा शॉक लगा कि मिस क्या कह रही है, जानवर क्यों कह रही है, हम अच्छे भले इंसान हैं, हम इंसान ही हैं, लेकिन हम किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो हम एनिमल्स की कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? हम एनिमल्स की कैटेगरी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल्स के पास होते हैं। जैसे कि एनिमल्स की रिप्रोडक्शन अगर देखो किस तरीके से होती है, ह्यूमन बीइंग की तरह होती है, ह्यूमन बीइंग की रिप्रोडक्शन भी वैसी होती है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स के डिफरेंट प्रोसेस को देखें, मेटाबॉलिज्म को देख लें, या उनकी आप ये कह लो रेस्पिरेशन को देख लें, ठीक है, उनके डाइजेशन के अमल को देखें, तो उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर भी हो रहा है। तो एनिमल्स की बॉडी और ह्यूमन बीइंग की बॉडी काफी रिजेंबल है ना? तो ये वैरायटी ही है, सही, कैटेगरी ही है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट काफी डिफरेंट होते हैं एनिमल्स से। जैसे कि प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। तो ये काफी चेंज हो रहा है। सही है। तो एनिमल्स में जिस तरह कैटेगरी आती है, कुछ जानवर रेंगने वाले होते हैं, कुछ जानवर उड़ने वाले होते हैं, कुछ जानवर सिर्फ पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ जानवर पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले होते हैं, जिनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। राइट, समझ आ रहा है? तो इसी तरीके से एनिमल्स में भी कैटेगरी होती है। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है,
कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन वो डे टाइम में अपना फूड नहीं बनाते, वो नाइट टाइम में बनाते हैं, वो नाइट रिएक्शन करते हैं, ठीक है, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं, जिसको आप लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हो, सही है। तो प्लांट में भी क्या आ रही है यहाँ पे, डिफरेंट वैरायटीज, वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो इसी वेरिएशन को, इसी वैरायटी को हम किसमें पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी में, सही है। तो कुछ माइंड बना, कुछ इंटरेस्टिंग से समझ आया कि यहाँ पर हम क्या पढ़े, डिफरेंट वेरिएशन पढ़े। अब इस वेरिएशन में अगर हम लाइफ की बात करें, यानी कि हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके पास कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, प्लांट्स है, ठीक है, और एनिमल है, और एनिमल्स में ही हम आ रहे हैं, ठीक है, हम किसमें आ रहे हैं, एनिमल्स में आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो हमें नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नजर नहीं आते, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब, ठीक है। अच्छा, फंजाई का भी अपना एक किंगडम होता है, फंजाई इसमें नहीं आता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, फंजाई अलग है, सही है। फंजाई हो गया, प्लांटिया हो गया, एनिमेलिया हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कुछ प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, प्रोटोटस, ठीक है, और हमारे पास कुछ सेपरेट भी होते हैं, सही है। तो इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप कह लो वैरायटीज है, डाइवर्सिटी है, इसी को हम पढ़ते हैं किसमें स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी में। सो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे ना तो आगे की बायोलॉजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, सही है। तो इस चैप्टर को हम समझ के पढ़ेंगे। तो ये तो हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन समझा कि बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते क्या हैं, इसमें हम समझते क्या हैं, सही है। तो क्लियर हो गया, एनिमल्स की कैटेगरी में हम कौन कौन आ रहा है, हम ह्यूमन बीइंग, सही है, हम जो इंसान है वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्यों, अगर कोई पूछे क्यों आ रहे हैं इसकी कैटेगरी में, सो द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे फीचर्स, हमारी वेरिएशन मिल रही है ना, इस वजह का, सही है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेक्शन बी में आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से कुछ सवाल शॉर्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सवाल है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि हमने ये तो समझा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। अच्छा, जो बातें मैंने आपको बताई वो क्या थी, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन थी, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन थी। सो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से। तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी याद रखिएगा। पहले सवाल में पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस, यानी बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से 2023 में, 2026 में भी पूछा जा चुका है, सही है। तो इसके चांस है, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे मिस अगर ये 2026 में भी आया था तो क्या ये 27 में आ सकता है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि ये इस चैप्टर की बड़ी बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंस पर बात करिए ना कि बायोडाइवर्सिटी क्यों अहम है, ठीक है, तो इसलिए इसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो हम ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस बता सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, सही। अब चलो, सबसे पहला अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़े तो बायोडाइवर्सिटी के ना बहुत डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल हैं। बायोडाइवर्सिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, सबसे पहला ये हमें क्या देती है, ये हमें वैरायटीज देती है, वेरिएशन देती है, सही है। तो आप ये कह लो कि इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल, यानी जो हमारी इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो इंटरेक्शन है, लिविंग बिहेवियर का जो इंटरेक्शन है, वो हम किस में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसी को हम इकोलॉजी भी कह रहे हैं, सिंपल, सही है। तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस देखेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से कि हमारे पास जैसे कि मान लो अगर प्लांट है, सही है, तो प्लांट को कंज्यूम करने वाले कौन होते हैं, जो हार्बीवारस होते हैं, यानी जो सब्जी खोर जानवर होते हैं,
गाय हो गई, बकरी हो गई, ये जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो प्लांट को कंज्यूम करने के लिए भी कोई चाहिए, सही है। अब उस प्लांट को जो कंज्यूम कर रहा है उनको भी तो कंज्यूम करने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो इस पूरे चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो जब तक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो हमारी फूड चेन मेंटेन नहीं रहेगी, ऐसा ही है। तो इसीलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेक्शन भी, सही है, दो इंटरेक्शन होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन होता है। बट आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ना सिर्फ नॉन लिविंग का लिविंग इन्वायरमेंट पढ़ते हो, उसके साथ रिएक्शन या इंटरेक्शन, बल्कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन पढ़ते हो, सही है। कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की जरूरत है, हमारी जरूरत क्या है, ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन किससे मिल रहा है, प्लांट से। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिल रहा है, हमसे। तो ये हमारा एक इंटरेक्शन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो इस तरीके से और मजीद इंटरेक्शन हो रहे हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए। सो ये इकोलॉजिकल बैलेंस करता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंस में हम ये लिख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, सोर्स है, किस चीज का सोर्स है, बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, सोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एंड द सोर्स ऑफ वुड। वुड कैसे हासिल होता है हमें, प्लांट से, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, अदर, और हमें मजीद यूजफुल प्रोडक्ट्स भी तो मिल रहे होते हैं इससे। अच्छा, तीसरा हम जो इम्पोर्टेंट लिखेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे पास है इकोनॉमिक वैल्यू। अब ये जो इकोनॉमिक वैल्यू है या इकोनॉमिक वैल्यू है, कि इकोनॉमिक वैल्यू का यहाँ पे क्या ताल्लुक है, इससे क्या मुराद है, देखें स्टूडेंट। इकोनॉमिक वैल्यू से मुराद है, जैसे आपने पढ़ा था जब हम करियर इन बायोलॉजी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फिशीज को हम पकड़ते हैं, ठीक है, या अपनी पकड़ते हैं, तो मछेरे जो पकड़ते हैं ना, जो सेल करते हैं। अब उन्होंने पकड़ा, सेल किया, उससे उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, तो यहाँ पे इकोनॉमी बिल्ट हो रही है। इस तरीके से एग्रीकल्चर या मीट के प्रोडक्शन, मीट हासिल कर रहे हैं, किससे मीट हासिल कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना। अब जो मीट मिल रहा है वो मीट आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या सेल हो रहा है, तो उससे प्रॉफिट हासिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से, अच्छा, यहाँ पर जो फूड बन रहा है या जो मेडिसिन बन रही है या जो यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी सेल किया जाएगा, सही है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू में इंपॉर्टेंस देगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमें बेसिकली यहाँ से प्रॉफिट, नेट वैल्यू, ठीक है, मिल रही है। प्रोडक्ट को हम सेल करके जो है ना वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इकोनॉमी बनाने में, विच हेल्प ह्यूमन इकोनॉमी, सही है। यूजफुल प्रोडक्ट्स यूज टू generate human economic, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन इकोनॉमी कह लो या जो ह्यूमन की इकोनॉमिक वैल्यू है उसको जनरेट कर रहे हैं, सही है, यानी इकोनॉमी जनरेट करें ह्यूमंस के लिए, कैसे, उसी यूजफुल प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे ताकि जनरेट कर सके ह्यूमन की इकोनॉमिक वैल्यूज को या इकोनॉमी को। हम उसी यूजफुल प्रोडक्ट को आगे सेल आउट करेंगे या आगे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हम, तो ना सिर्फ यहाँ पर इकोलॉजी बैलेंस हो रहा है यानी कि इन्वायरमेंटल बैलेंस हो रहा है, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो हेल्पफुल प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट हासिल किए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, और साथ में ही हम इसको आगे एज अ सेल करके अपने प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, और वो भी सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन का है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें लिखा है राइट द 3 कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, यानी फॉरेस्ट, जंगल की कटाई। तो जंगलात की कटाई, जंगल को काटना, इसके कॉज क्या है, वजह क्या है, जंगल को क्यों काटा जाता है, इसकी वजह क्या है, और इसको काटने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है किस पे,
बायोडाइवर्सिटी पे। सही है, ये सवाल 2024 में आया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम इसका आंसर देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन की अगर हम कॉज की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉज है वो है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से मुराद है कि जब एग्रीकल्चर करने के लिए जगह चाहिए होती है, उसको एक्सपेंड करना होता है, तो जंगलात की कटाई की जाती है ताकि जंगल को काट दिया जाए, तो जो जगह बचेगी वहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकेंगे। सही, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन यानी एग्रीकल्चर के लिए जगह बनाने के लिए जंगलात की कटाई होती है, जंगल को काटा जाता है, फिर जंगल को काट के वहां पर एग्रीकल्चर शुरू की जाती है, यानी स्पेस के लिए, जगह के लिए। ठीक है, दूसरा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से मुराद है यानी कि जो हमारे पास एक गांव था या एक विलेज था जहां पे सिर्फ जानदार की आबादी थी, लिविंग बीइंग की, एज अ ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के कैटेगरी में हम ह्यूमन बीइंग की वहां पे नहीं थी। जंगल में ज्यादा क्या होते हैं, दरख्त होते हैं और जानवर होते हैं, इंसानों की इतनी तो वहां पर आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी ना जंगल में। जंगल में आबादी तो नहीं होती, जंगल में लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए या अपने काम के लिए, या जंगल से जो दरख्तों में से जो आप ये कह लो वुड हासिल करते हैं, या तो काम के सिलसिले में जाते हैं। प्रॉपर वहां पे रहना वहना तो नहीं होता, चंद लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब काफी स्टूडेंट कहेंगे नहीं मिस जंगल में लोग रहते भी हैं, रहते थे पहले के दौर में और अभी भी रहते हैं, लेकिन एक पूरी पॉपुलेशन जैसे एक होम टाउन में होती है, ठीक है, जैसे कि एक पूरे एरिया में होती है, वैसी तो नहीं है ना। तो उस जगह को यानी उस जंगलात को काटा जाता है, ठीक है, और फिर वहां पर हाउसेस बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इंडस्ट्री बनाई जाती है। तो वो पूरा जो है ना वो क्या होता है, एक जंगल से कन्वर्ट होकर एक अर्बनाइजेशन होता है। सही है, तो उसको अर्बनाइजेशन कह रहे हैं क्योंकि वहां पर फिर क्या होता है, आप ये कह लो कि बिल्डिंग्स बन जाती है, पॉपुलेशन आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों की रिहाइश होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। यानी कि जंगल को काट के अब वहां पर क्या हो रही है, रिहाइश शुरू हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है। ठीक है, तो जैसे एक नॉर्मल लोकल शहर होता है वैसी सिटी बन चुकी है अब वो। सही है, तो ये बेसिकली कन्वर्जन जो है इसको अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर बढ़ाने की वजह कर जंगलात की कटाई होती है, तो ये कॉज है कि क्यों हम जंगलों को काटते हैं। सही है, अच्छा, तीसरा जो रीजन है वो रीजन है लॉगिंग। अब लॉगिंग से क्या मुराद है, लॉगिंग से मुराद है स्टूडेंट, ट्री को कट किया जाता है ताकि उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाए। कट ट्रीज टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जैसे यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि वुड, टिम्बर, पेपर। अब ये पेपर जो बन रहा है वो वुड से ही बन रहा है, ठीक है, फर्नीचर जो बन रहा है वुड से बन रहा है, टिम्बर हासिल किया जा रहा है। फिर हाँ, प्लांट्स एंड मेडिसिन भी तो बनती हैं। सही है, तो ये लॉगिंग कहलाता है। तो ये कॉज है, इनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। लेकिन याद रहे कि जंगलात का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, जंगलात की वजह कर जो है ना वो काफी इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, जो फ्लड आता है, सैलाब आते हैं ना, उसके लिए जंगलात का होना जरूरी है। जंगल जब होते हैं तो क्या होता है फायदा, कि जब सैलाब आता है, ज्यादा पानी आता है, तो उससे ये फायदा होता है कि नुकसान कम होता है। सैलाब आ रहा है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो क्या होता है कि नुकसान कम होता है, क्योंकि जंगल की वजह से पानी का जो बहाव होता है, जो प्रेशर होता है, स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। सही है, तो शहर की तरफ, आबादियों की तरफ पानी की वो स्पीड नहीं रहती आने तक। सही है, तो नुकसान कम होते हैं। लेकिन जब जंगलात की कटाई हो जाती है और उसी जगह पर अर्बनाइजेशन कर दी जाए, एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर दिया जाए, तो नुकसान बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लडिंग तो होती है ना। ठीक है, कभी सैलाब आ जाता है तो कौन कंट्रोल करेगा, जब जंगल होते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं। सही है, तो फिर डिफरेंट हमें लॉसेस भी देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कॉज के साथ साथ इफेक्ट क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन का मुख्तलिफ इफेक्ट पड़ता है, और सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट किस पे पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सही, अब वो कैसे पड़ रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें
इफेक्ट्स की, तो इफेक्ट्स की हेडिंग लगा के हम सबसे पहले लिखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस ऐसे स्टूडेंट कि देखो एक जंगल है, उस जंगल में कितने डिफरेंट तरीके के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के आपको स्पेशीज देखने को मिलते हैं। तो जो स्पेशीज का आप ये कह लो कि डेंजर एक्सटेंशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन स्पेशी का आपने नाम सुना होगा, यानी ऐसे जानदार जिनकी पैदावार या जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है। सही है, तो जंगल जब नहीं होंगे तो फिर वो जानवर कहाँ जाएंगे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी तो जगह ही जंगल है ना रहने की, उनका हैबिटेट ही क्या है, फॉरेस्ट है। तो जब जंगलात की कटाई हो जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, बायोडाइवर्सिटी को होगा। दूसरा जो हमारे पास इसका इफेक्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज। जैसे मैंने कहा कि सैलाब बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, उसके कंट्रोल जो होगा वो नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा इसका चेंज हमारे क्लाइमेट पे पड़ेगा, आबो हवा पे पड़ेगा। सही है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास रीजन है इफेक्ट है वो है सॉइल। ठीक है, सॉइल यानी विदाउट ट्री सॉइल बिकम लूसेस इजली। सॉइल आप ये कह लो इरोजन, यानी कि जब जंगल होते हैं ना, तो जो प्लांट्स है या जो ट्रीज है ना, उनकी जो फर्टिलाइजर है या जो आप उसकी फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन जब जंगलात की कटाई हो जाती है तो वही सॉइल जो होते हैं ना वो इतने फर्टाइल नहीं रहते। सही है, और अगर एक सॉइल जंगलात में फर्टिलाइज है तो वो डिफरेंट प्लांट यूज किया जाता है। अब सवाल है कैसे यूज किया जाता है, क्या हम वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं सीड्स को, बीज को। सही है, अब वो जो सीड्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है। तो वो प्लांट से जो आ रहा है, ट्रीज से जो आ रहा है, उस सीड से ही मजीद डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट ट्री क्या किए जाते हैं, जर्मिनेट किए जाते हैं। सही है, तो जैसी आप ये कह लो कि उसको पहली ग्रोथ मिलेगी, वो सीड्स उसी तरीके का होगा। फिर आप उसको जितना जर्मिनेट कर लो, जितनी अच्छी मिट्टी में जर्मिनेट कर लो, वो वैसा ही होगा जैसे उसकी ग्रोथ हुई थी। सही है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका सही से किया जाएगा, यानी उसकी ग्रोथ ही स्टार्टिंग से अच्छी उससे होगी, तो उससे मिलने वाली जितनी बीज होंगी, जितनी सीड्स होंगी, सीडलिंग होगी, वो भी अच्छी होंगी। सही है, ये इसको कहते हैं हम क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी कंट्रोल। देखो आपने एक चीज सुना होगा कि कुछ किसान जो होते हैं उनकी फर्टिलिटी यानी उनका जो फर्टिलाइजर होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उनकी फील्ड की, उनकी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती, या उसका एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, जर्मिनेशन अच्छी नहीं हो पा रही होती सीड की, तो उसका रीजन क्या है, फर्टिलाइजर में प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, एक तो रीजन फर्टिलाइजर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर भी अब अच्छा यूज किया गया है, सॉइल भी अच्छी है, तो अब क्या मसला आ रहा है, अब मसला आ रहा है सीड का, क्योंकि सीड की जो ग्रोथ स्टार्टिंग से थी ना वही सही नहीं थी। सही है, तो इसी तरीके से जब जंगल में जो सॉइल होता है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम जंगलात की कटाई कर देते हैं तो हमारे पास जो सीड्स रह जाती हैं, या जो सीड्स हम खुद से जर्मिनेट कर रहे हैं, डिफरेंट सॉइल से जर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी नहीं रहती वैसी पहले जैसी। सही है, तो सॉइल का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इफेक्ट में है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड सॉइल इरोजन। सॉइल को भी बहुत नुकसान पड़ता है, यानी इसकी फर्टिलिटी बहुत वीक हो जाती है, सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के जर्मिनेट नहीं होते। सही है, और सबसे बड़ा लॉस है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, क्योंकि जंगल वाइल्ड एनिमल्स की रहने की जगह है, उनका रियल हैबिटेट है, तो वो ही क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सही है, तो ये हमारे पास था द 3 कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड द इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन करना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमें जो यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेडिसिन, टिम्बर, वुड, ये पेपर, ये कैसे मिलेगा फिर। ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है, इसका हल ये हो सकता है कि हम डिफॉरेस्टेशन तो करें, लेकिन कंप्लीटली डिफॉरेस्टेशन ना करें, यानी पूरा पूरा जंगल काटने के बजाय और वहां पर एग्रीकल्चर शुरू करने के बजाय, अर्बनाइजेशन शुरू करने के बजाय, हम ये काम कर सकते हैं कि सिर्फ उससे फायदा हासिल करने, यानी जितना हमें प्रोडक्ट चाहिए उतना लेने के लिए उसको इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी जंगलात की कटाई ना की जाए। सही है, यानी कि अगर सारे जंगलात को काट दिया जाएगा
तो बहुत ज्यादा इशू बन जाएगा डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का, सही है। तो इसका हल ये बनता है कि हम उसको अपने यूजफुल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की हद तक तो रखें, सही है। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे जंगल काट दिए जाएं और वहां पर अर्बनाइजेशन स्टार्ट कर दी जाए या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया जाए, इससे मसला हल नहीं होगा, मसला बढ़ेगा, सही है। तो सवाल अगर डिफरेंट तरीके से भी पेपर में पूछा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसको इजीली लिख सको, सही है। तो सबसे पहले हमने समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, रिवाइज किया। बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन, सही है। अच्छा, अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन क्यों जरूरी है, यानी बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, इतनी अहम क्यों है। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी इन्वायरमेंटल जो बायोलॉजी है उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। सेकेंड थिंग, इट्स अ सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट लाइक वुड, टिम्बर। तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से ना हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, सही है। अच्छा, अब यही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करके ना जनरेट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। अगर हमारे पास मेडिसिन है उसको सेल करके हम जो है अपनी इकोनॉमी बनाते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास टिम्बर है या वुड है उसको हम सेल करके इकोनॉमी बनाते हैं। तो ये हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बात अगर हम करें डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। डिफॉरेस्टेशन का कॉज है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। जब एग्रीकल्चर करना हो तो उसके लिए जब जगह चाहिए होती है तो जंगलात को काट के, जंगलात की कटाई करके वहां पर एग्रीकल्चर को खड़ा किया जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर अब एग्रीकल्चर होगी। तो ये इसका रीजन बनता है अर्बनाइजेशन, यानी एग्रीकल्चर को जंगलात की कटाई करके वहां पर अब आबादी शुरू हो रही है, लोग रह रहे हैं, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। तीसरा रीजन है लॉगिंग। लॉगिंग से मुराद है दरख्तों को काटकर उनसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, उसी तरीके से वुड को लेके फर्नीचर, पेपर, टिम्बर्स वगैरह यूज करना, सही है, तो लॉगिंग कहते हैं। तो कॉस्ट तो जेन्युइन है, कॉस्ट तो समझ आ रहा है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से कुछ असरात भी जाहिर होंगे जो कि ज्यादा असर डालते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मेन, आप ये कह लो कि फॉरेस्ट मेन हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक है। अब जब बायोडाइवर्सिटी, अब फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, हमारी आबो हवा बिल्कुल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जंगल में ज्यादा क्वांटिटी होती है किसकी, प्लांट्स की, ट्रीज की, और हमें उनसे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें उससे अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सही है, हेल्दी इन्वायरमेंट। तो वो हमारे क्लाइमेट का भी असर डालेगा। एंड द सॉइल इरोजन, यानी सॉइल्स जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो हमें क्वालिटी वाइज सीड्स नहीं मिल पाएंगे, सही है। तो ये था हमारे पास कॉजेस एंड द इफेक्ट। आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छे से समझ आई हो। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में भी बताना। अब हम पढ़ते हैं इसके समझते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन को, कि बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अच्छा, क्या बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ यही 2 सवाल इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा फॉर द सेफ साइड आप एक क्वेश्चन बना सकते हो क्लासिफिकेशन के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी चूंकि वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाएगा उसको ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन का एम्स होता है और प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मीन्स कि क्लासिफिकेशन को करने के लिए क्या क्या अहम उसूल है, ठीक है, किन चीजों को देखते हुए क्लासिफिकेशन की जाएगी, और क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, एम क्या है। क्लासिफिकेशन के कुछ यूनिट्स भी होते हैं जिनको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं। फॉर द सेफ साइड आप क्लासिफिकेशन के ऊपर एक सवाल बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, सही है। तो इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो वो हमारे पास है, डिस्क्राइब द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चूंकि हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी में हम वेरिएशन देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशन, राइट। सो सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पेश की गई थी,
सबसे पहले बना था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद बनी 3 किंगडम, 4 किंगडम, देन उसके बाद लास्ट में बनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि अब तक है। सही। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो की गई थी वो किसने की, कब की और क्या क्या चीजें देखते हुए की है, पहले हम ये समझेंगे। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by R.H. Victor 1969 में। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1969 में प्रपोज किया था किसको, क्लासिफिकेशन को, यानी क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पहले समझा जा चुका था, लेकिन उनको 5 किंगडम में तकसीम किया गया था 1969 में, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई गई थी 1969 में। और किसने बनाई थी, प्रपोज की थी, किसने बनाई थी, R.H. विटेकर ने। सही है। अच्छा, अब ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की किस चीज के बिहाफ पर हुई थी, सो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स अपने सेल स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई हुए थे। सेल स्ट्रक्चर से मुराद है कि ऑर्गेनिजम्स कितने सेल से मिलकर बने हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तो उसमें आपने देखा था यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, यानी यूनी और मल्टी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। सही है। तो अगर हम बात करें इनके सेल स्ट्रक्चर की, तो या तो वो यूनिसेलुलर होगा यानी प्रोक्रियोट्स होगा, या तो वो मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स होगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो होते तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, लेकिन उनको यूकैरियोटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस और प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। सही है। तो हम ये समझेंगे कि उन ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर के बेस पर ही क्लासिफिकेशन करके ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम में, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में रखा गया है। सही है। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को देखकर क्लासिफिकेशन की गई, उसके बाद उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के, देन लास्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी उनकी ग़िज़ाइयत को देखते हुए कि वो क्या खाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं या ऑटोट्रॉफिक हैं। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन को, उनकी पैदावार को, कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को। सही है। तो ये हमारे पास 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस थी जिसके बिहाफ पर, जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन की गई थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई गई थी। सही है। अच्छा, अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी, और पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनीरा की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो है यूनिसेल्युलर, यानी किंगडम मोनीरा में सिर्फ वो जानदार होंगे जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं। एंड प्रोक्रियोटिक, और इनका सेल टाइप क्या होगा, प्रोक्रियोट होगा। प्रोक्रियोट सेल वो सेल होते हैं, सबसे पहला, जो हमारे पास कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। दूसरा, इनके पास बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तीसरी चीज, इनके जो ऑर्गेनल्स हैं, सही है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आप कह लो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं प्रोक्रियोटिक। तो यूनिसेलुलर तो होते हैं, एक सेल से तो मिलके बने होते हैं, लेकिन उनका सेल सिंपल होता है, उनके ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बॉडी नहीं होते, और उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता। सही। अच्छा, उनका जो सेल वॉल होता है वो ज्यादातर जो होता है वो किससे बना होता है, बेसिकली काइटिन से, सिंपल स्ट्रक्चर से, और यूजुअली सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये मैंने एग्जांपल्स लिखी है, और वो हमारे पास है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स ही होते हैं ये, लेकिन ये तमाम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं किंगडम बेसिकली मोनीरा में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये किंगडम मोनीरा में रखे जाते हैं। दूसरा हमारे पास किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी इसको हम किंगडम प्रोटोजुआ भी कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर तो होते हैं बट यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं,
सबसे पहला तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे, दूसरा इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। तीसरा इनका जो मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनल्स होता है, वो तमाम ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सही। तमाम ऑर्गेनल्स कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। तो यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे और ट्रू प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। तो वो हमारे पास क्या होंगे, पिंडम प्रोटिस्टा। एक चीज याद रखिएगा कि तमाम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन तमाम यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीसेल्युलर हैं तो वो यूकैरियोट्स हैं। कुछ यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो भी यूकैरियोट्स में आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ, ठीक है। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी जो ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, एक से ज्यादा, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं, ये दोनों यूकैरियोटिक हो सकते हैं, यानी इनके सेल यूकैरियोट्स हो सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कौन से आते हैं, यूनिसेल्युलर आते हैं, सही है। तो यूनिसेल्युलर तो होते हैं प्रोटिस्टा, लेकिन इनका सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक। जबकि पिंडम मोनिया यूनिसेल्युलर भी होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी प्रोकैरियोट्स होंगे। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी यूकैरियोट्स होते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अच्छा, मोस्ट लिव इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे मोस्ट लिखा है, विच मीन्स के मोस्टली किंगडम जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है वो मोस्टली यूकैरियोटिक, जो इनकी हैबिटेट है वो हैबिटेट इनका इक्वेटिक एनवायरनमेंट है, यानी इक्वेटिक वाटर में रहने वाला। लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑल नहीं, मोस्टली, ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर। तीसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल अमेबा, युगलिना, पैरामेशियम। पैरामेशियम, युगलिना, अमेबा, ये तमाम किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजुआ से रिलेट करते हैं। तीसरा है किंगडम फंजाई, नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे फंजाई होंगे, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई को आप नॉर्मल आइज से देख सकते हो क्योंकि वो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। फंजाई के सेल वॉल मेड अप होते हैं काइटिन से, काइटिन से मिलके बनते हैं। और काइटिन क्या है, एक किस्म का सैकराइड है, पॉलीसैकराइड की क्लास है। मशरूम और रिजॉप्स, ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी, किंगडम फंजाई। लास्ट में किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी नाम से समझ आ रहा है ऑल प्लांट्स, ऑल काइंड ऑफ प्लांट, जिसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, तमाम ट्री भी आ जाती है और तमाम डिफरेंट प्लांट्स आ जाते हैं, ग्रास आ जाता है, हर्ब्स आ जाते हैं। तो तमाम प्लांट, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, काइटिन भी पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि किंगडम एनिमेलिया, लास्ट किंगडम किंगडम एनिमेलिया, नाम से समझ आ रहा है तमाम एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों आता है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, वर्टिब्रेट वो तमाम जानदार जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इनवर्टिब्रेट वो तमाम जानदार जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं मौजूद होती, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये इनवर्टिब्रेट में आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट में आते हैं। वर्टिब्रेट में कौन आते हैं, हम ह्यूमन बीइंग वर्टिब्रेट में आते हैं, सही है। और वो तमाम जानदार जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, मैमल्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट में आते हैं, सही है, उनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो तमाम जानदार जो वर्टिब्रेट हैं या इनवर्टिब्रेट हैं, दोनों किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, सही है। किंगडम प्लांटी, तमाम प्लांट्स, तमाम प्लांट यानी ऑटोट्रॉफिक वाले भी, हेटेरोट्रॉफिक वाले भी। अच्छा, अब सवाल बनता है कि मिस प्लांट भी हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, अच्छा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ये दोनों आ जाता है किसमें स्टूडेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यानी ग़िज़ाइयत में। ऑटोट्रॉफिक से मुराद है वो तमाम जानदार जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक तमाम वो जानदार जो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक से मुराद है वो तमाम जानदार जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, क्यों, क्योंकि हमें सब्जियां चाहिए, हमें गोश्त चाहिए, तो वो सब्जी वो मीट हमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, राइट। सो इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ तो होते हैं बट वो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कुछ
जैसे कि आपने सुना होगा कार्निवोरस प्लांट के बारे में, सही है, वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखा होगा जिनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है इस तरीके से, और उनके अंदर एक उनके स्ट्रक्चर में फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जब जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो वो फौरन अपना मुंह बंद कर लेते हैं और उसको इनगल कर लेते हैं, यानी इनटेक कर लेते हैं, फौरन खा लेते हैं, सही है। तो ये जो बेसिकली प्लांट है ये हेटेरोट्रॉफिक हुए हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सही है। इनका फूड क्या है, इंसेक्ट्स हैं, सही है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लांट हैं जो कि कॉर्निवोरस कहलाते हैं, जो कि हेटेरोट्रॉफिक है, सही है। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक होते ही नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, उनको बना बनाया चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है किंगडम मोनीरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटिया एनिमेलिया, बना बनाया चाहिए से मुराद ये है कि हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इन्हीं में से आ रहे होते हैं, प्लांट्स में से हमें मिल रहे होते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीजें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इन पे डिपेंडेंट है, यानी हम हेटेरोट्रॉफिक है, सही है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ग़िज़ाइयत को देखते हुए भी क्लासिफिकेशन की गई थी, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर को देखते हुए की गई थी, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए की गई थी, और रिप्रोडक्शन को देखते हुए की गई थी कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, सही है। तो आपने इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टॉपिक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज एज वेल। एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिफरेंट 3 to 4 एमसीक्यूज आपको एक पेपर में सिर्फ इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, सही है। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से समझ के करना। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझ के पढ़ोगे तो और मजा आएगा और आपको चीजें समझ आएंगी। डायग्राम्स की इसमें कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे। डायग्राम की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, सही है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आपसे अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की पूछी जाती है तो फिर उसमें आप टेक्सोनोमिक हायरार्की ड्रॉ करते हो, वो भी सिर्फ बॉक्सेस बना के आप उसके अंदर लिख सकते हो, सही है। तो इसके अलावा कोई इसमें कोई खास डायग्राम नहीं है, ठीक है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया की एक डायग्राम है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस आप करना चाहो तो कर लो, वो नेक्स्ट किसी चैप्टर में भी बैक्टीरिया की डायग्राम होगी तो आप उसमें भी कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंपॉर्टेंट चीज, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप इनरोल्ड होना चाहते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, तो इस नंबर पर रब्ता जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।